Hello students, today we are going to start with second chapter of 7th ICSE biology. That is, name of the chapter is Kingdom Classification. Okay. So Kingdom Classification means basically all the organisms, all the living organisms on earth. ओके ये जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ पे थे उन्हें क्लासिफाई करने की जरूरत है। क्लासिफिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट होता है? सबसे पहले क्लासिफिकेशन करने का मोटिव क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल मुझे जैसे फॉर एग्जांपल आपका 7th स्टैंडर्ड का एक क्लासरूम है, ठीक है, उसमें मुझे कितने बच्चे हैं वो काउंट करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे मेरे पास आ गए और टोटल कितने बच्चे मुझे काउंट करना है, तो मैं उनको सबसे पहले तो क्लासिफाई करूंगा। अगर मुझे काउंट करना इजीली तो क्लासिफाई कैसे करूंगा? जैसे बॉयज अलग गर्ल्स अलग, तो मान लो बॉयज अलग हो गए, उनको काउंट किया 20 बॉयज है, गर्ल्स अलग हो गए, उनको काउंट किया 30 गर्ल्स है, तो वी कैन ओवरऑल कैलकुलेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज 50। तो ऐसे ही अगर मुझे कोई कंपटीशन करवाना है ना, तो गर्ल्स के लिए अलग बॉयज के लिए अलग होता है। तो ऐसे क्लासिफाई किया जाता है। क्लासिफाई दैट टू क्लासिफाई थिंग्स मींस टू मेक इट वेरी मच सिंपलर for understanding and for segregating the things so that you can do various things very easily। अभी जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी स्पीशीज है पूरे अर्थ पे, उनको अगर मुझे स्टडी करना है तो अगर मैं क्लासिफाई करूंगा उसको अच्छे से, तो हम लोग को स्टडी करना इजी होगा। जैसे सॉरी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं एनिमल्स। अभी एनिमल्स में तो इंसान भी आते हैं, क्रोकोडाइल भी आता है, इंसेक्ट्स भी आते हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें आती है जैसे लायन, टाइगर, वो सब भी आएगा, फ्रॉग भी आएगा, रैट भी आएगा, एलिफेंट भी आएगा, जिराफ भी आएगा। तो ऐसे में क्लासिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमें हर एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी करनी है। उसका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसके अंदर का ऑर्गन्स कैसा है, वो कैसा फंक्शन करता है, तो ये सब स्टडी करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करना। तो इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं, दैट हाउ आर ऑर्गेनिजम्स क्लासिफाइड। ओके, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन साइंटिस्ट ने दिया था, या फिर इस चैप्टर में हम लोग दो क्लासिफिकेशन के बारे में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले यहां पर एक आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया था। अभी हमने देख लिया कि क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, तो क्लासिफिकेशन कौन से तरीके से किया गया था सबसे पहले वो देखेंगे। तो फर्स्ट इज आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी इसको ज्यादा माना नहीं जाता। क्यों नहीं माना जाता? इसने क्या बोला कि इस सिस्टम में क्या बोला गया था, जैसे एनिमल्स को क्लासिफाई करना है तो कोई एक बड़ा एनिमल है, एक छोटा एनिमल है, ओके, तो साइज के ऊपर से कर दिया। जैसे बड़े एनिमल लोग का अलग ग्रुप, छोटे एनिमल का अलग ग्रुप। और अगर प्लांट्स को करना है तो बड़े प्लांट्स एक ग्रुप में, छोटे प्लांट्स एक ग्रुप में, एक फ्लावर कलर वाले एक ग्रुप में, दूसरे फ्लावर कलर वाले अलग ग्रुप में। तो दिस इज अ वेरी वेग काइंड ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, ठीक है। जैसे अभी ह्यूमंस में वी कैन से बेबीज आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड वी अडल्ट्स आर लार्ज इन साइज। तो कैन वी पुट देम इन शॉर्ट एनिमल्स? कैन वी पुट बेबीज इन शॉर्ट एनिमल्स? नहीं, क्योंकि बेबीज आर ह्यूमंस। ओके, सो सिमिलरली जैसे फॉर एग्जांपल बुक में तुम्हारे दिया कि मैंगो एंड पाइन, ये दो प्लांट्स है जिनका हाइट काफी बड़ा होता है, तो लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी डिफरेंट इन मैंगो एंड पाइन ट्री, बट ऑन बेसिस ऑफ देयर साइज दे वर ग्रुप्ड टुगेदर, व्हिच वाज वेरी रॉन्ग। जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने क्या किया था, बर्ड्स या फिर कुछ एनिमल्स को ऐसे क्लासिफाई किया था, ये एनिमल उसको विंग है तो अलग हो गया, इसको विंग्स नहीं है तो अलग हो गया, वैसा। लेकिन दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ, अभी हम लोग तो जानते हैं करेक्ट क्या है, इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये गलत है। लेकिन जब पहले उन्होंने किया था तो उन्होंने ये सब चीजें देख के उसको क्लासिफाई किया था। तो उसके बाद और ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, और ज्यादा लोगों को थोड़ा थोड़ा नॉलेज आने लगा चीजों के बारे में, ठीक है, चीजों के बारे में पता चलने लगा कि कैसे क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देखना होता है, या फिर कहां पर रह रहे हैं वो भी देखना होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो भी देखना होता है। तो ये सारी चीजें हुई। फिर उसके बाद एक और सिस्टम आया क्लासिफिकेशन का, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, क्या बोलते हैं? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत ही हम
लोग कह सकते हैं थोड़ा डेवलप था इसकी कंपैरिजन में। तो व्हाट डिड दे डू इन natural system of classification? They took various characteristics like shape, size, body structure, okay, etc. तो शेप, साइज, बॉडी स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों को उन्होंने देखा किसमें? नेचुरल सिस्टम में। लेकिन आर्टिफिशियल से थोड़ा सा कह सकते हैं हम लोग ज्यादा डेवलप था। यहां पर एक और चीज लिख सकते हैं कि एरिस्टोटल was the first scientist to classify animals. Okay. एनिमल्स को सबसे पहले क्लासिफाई करने का काम किसने किया था? एरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लासिफाई। तो मूविंग फर्दर हमें थोड़ा और नॉलेज मिला और मतलब हम लोग कह सकते हैं कि नेचुरल सिस्टम के अंदर ही थोड़ा और मॉडिफिकेशन करने के बाद एक टू किंगडम सिस्टम आ गया। टू किंगडम सिस्टम। अब टू किंगडम सिस्टम क्या होता है? टू किंगडम सिस्टम तो सबसे पहले किसने दिया था? कार्लस लीनियस। ये नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, कार्लस लीनियस वाज द साइंटिस्ट हु गेव टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अब व्हाट वाज दैट? व्हाट इज टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन? ओके, सो टू किंगडम सिस्टम उसने क्या बोला था? एक तो होगा किंगडम प्लांटेन एंड दूसरा होगा किंगडम एनिमेलिया। नाउ अब हम देखते हैं कि व्हाट वाज द बेसिस ऑफ हिज क्लासिफिकेशन इन किंगडम प्लांटेन, किंगडम एनिमेलिया। तो उसने क्या बोला था? व्हाट डिड कार्लस लीनियस से दैट देखो उसने क्या बोला था। उसका थियरी ऐसा था कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो मूव नहीं कर सकते, टू थिंग्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते एंड अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। टू थिंग्स अगेन, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मूव नहीं कर सकते अपना फूड खुद ही बना सकते हैं या फिर खुद ही बना लेते, उसको उसने रखा था किंगडम प्लांटेन में। एंड जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं लेकिन अपना फूड खुद नहीं बना पाते, उसको उसने रखा था एनिमेलिया में। अगेन आई विल रिपीट the Carlus Linnaeus, how did he classify in two kingdom systems? He stated that the organisms that remained on their place and did not move and prepared their own food but were kept under kingdom Plantae, and the organisms that moved from one place to another but did not prepare their own food were kept under kingdom Animalia. Okay, तो ये था। लेकिन हर थियोरी में तो एक्सेप्शंस तो होते हैं। एक्सेप्शन मतलब कुछ गलतियां होती है, मिस्टेक्स था। तो क्या मिस्टेक्स था अभी हम लोग देखते हैं। अभी आजकल जो हम लोग मानते हैं थियरी वो कार्लस लीनियस का है क्या? नहीं है, वो बाद में दूसरा थियरी हम लोग मानते हैं। ठीक है, लेकिन फिर ये थियरी को कैसे, मतलब ये ऐसे लिख देते हैं हम लोग, टू किंगडम सिस्टम। ठीक है, उसका मिस्टेक्स क्या था? ठीक है, टू किंगडम सिस्टम का मिस्टेक्स क्या था? तो देखो, तो सबसे पहले लोगों ने बोला कि एक ऑर्गेनिज्म होता है जिसका नाम है यूग्लिना। ठीक है, आज के डेट में यूग्लिना को हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा में रखते हैं। आगे आएगा क्या है मैं बताऊंगा। तो यूग्लिना एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जिसमें प्लांट जैसा क्लोरोफिल होता है। क्या होता है यूग्लिना में? क्लोरोफिल। जब यूग्लिना को स्टडी किया गया तो देखा गया कि उसके अंदर क्लोरोफिल है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ प्लांट्स। बट इसके अंदर दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स एनिमल्स जैसे भी है। एनिमल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज इट कैन नॉट मूव, और दूसरे भी एनिमल जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स है।
एंड लेकिन इसमें क्लोरोफिल भी है, तो ना ये एनिमल में आएगा ना ये प्लांट में आएगा, तो इसको रखेंगे कहां पे? यस, तो इस वजह से कार्लस लिनियस का टू किंगडम क्लासिफिकेशन फेल हो गया। वन मोर रीजन, पीपल सेड दैट फंगाई एंड स्लाइम मोल्ड्स, यस फंगाई आपने सुना होगा, फंगस सॉरी स्लाइम मोल्ड्स, फंगस जैसे मशरूम है, मशरूम भी एक फंगस है, ब्रेड के ऊपर जो 2-3 डेज के बाद येलो कलर का सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है जिसको हम लोग यीस्ट कहते हैं, वो भी एक फंगस है ना। और जैसे एस्परजिलस नाइगर का नाम का एक ये होता है फंगस होता है, या फिर पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, बहुत बड़ा एंटीबायोटिक बना था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, ओके, तो वो कहां से बना था? तो एक फंगस था जिसका नाम है पेनिसिलियम, तो वो भी एक फंगस था। तो व्हाई डिड दिस फेल? बिकॉज फंगस को इसने कार्लस लिनियस ने एनिमल्स के इसमें रखा था, ओके सॉरी प्लांट्स के इसमें रखा था सॉरी। व्हाट डिड कार्लस लिनियस डू? उसने फंगाई और स्लाइम मोल्ड्स को प्लांट्स के इसमें रखा था क्लासिफाई करके, लेकिन क्योंकि प्लांट जैसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स था, लेकिन जब इसको स्टडी किया गया तो बाद में पता चला कि फंगस तो फूड बना ही नहीं सकता, है ना। जो द ऑर्गेनिज्म दैट कैन मेक देयर ओन फूड आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉपिक एंड व्हिच डू नॉट मेक आर कॉल्ड एज हेटेरोट्रॉपिक। बाद में पता चला कि फंगस तो हेटेरोट्रॉपिक है, तो उसको रख सकते हैं क्या प्लांट में? नहीं, तो इस वजह से कंट्रोवर्सी क्रिएट हुआ, मतलब इसका थ्योरी फेल हो गया थोड़ा बहुत। स्लाइम मोल्ड्स के केस में भी सेम है, उसके अंदर एनिमल जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत दिखाई देता है, बल्कि कार्लस लिनियस ने उसको कहां पे रखा था? किंगडम प्लांटे के अंदर। इस वजह से ये जो थ्योरी था वो ऐसा कह सकते कि फेल हो गया, लेकिन आगे आने वाली स्टडीज के लिए दिस थ्योरी वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इट प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल फॉर द साइंटिस्ट who were going to discover various theories in later part of the classification history, okay। तो इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम था R.H. विटेकर, नाम याद रखना, ओके, R.H. विटेकर। R.H. Whittaker was a scientist who classified the organisms in 5 kingdoms. अब वो 5 kingdoms कौन कौन से? इसको यहां लिख देते हैं, 1 2 3 4 5, ओके। तो आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ओके। तो हम लोग यहां पे लिखते हैं आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, तो किस तरह से? ओके हाँ, तो सबसे पहले तो मोनेरा मोनेरा, फिर प्रोटिस्टा, ओके, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर फंगाई, ओके, फिर था प्लांटे और फिर था एनिमेलियम। तो दिस वाज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय विटेकर। लेकिन क्या बेसिस पे उन्होंने ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, मतलब कौन से बेसिस पे? तो वो लिखेंगे हम लोग, इरेज करते हैं इसको। ओके, तो ऑन व्हाट बेसिस, किस बेसिस पे? तो आंसर था तीन क्राइटेरिया उन्होंने दिया था, मतलब क्राइटेरिया मतलब 3 अलग अलग एस्पेक्ट्स देखा था। तो सबसे पहले सेल स्ट्रक्चर, अभी सेल तो हमने पढ़ा है ना, तो सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, मतलब सेल कैसा है,
प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है? अभी प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है मैं बता दूं। बॉडी स्ट्रक्चर, एंड थर्ड वाज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब वो फूड कैसे कंज्यूम करता है। तो फर्स्ट था सेल स्ट्रक्चर, मतलब क्या है कि सेल कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है। ओके, बॉडी स्ट्रक्चर मतलब बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसा बना हुआ है बॉडी, है ना। तो एकदम जैसे टिश्यूज से बना हुआ है, क्या ऑर्गन से बना हुआ है, ऑर्गन सिस्टम से बना हुआ है, कैसे बना हुआ है, ठीक है, वो हो गया। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब ऑटोट्रॉपिक है क्या, मतलब खुद का फूड खुद बनाता है क्या, या फिर हेट्रोट्रॉपिक है क्या, मतलब दूसरों पे डिपेंड करता है क्या, हेट्रो दूसरों पे यानी कह सकते हैं ऑटोट्रॉपिक पे, या फिर डीकंपोजर है क्या, डीकंपोजर नहीं बोलते, सैप्रोफिटिक है क्या, सैप्रोफिटिक। देखो, ऑटोट्रॉपिक मींस द वंस दैट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेट्रोट्रॉपिक मींस व्हिच डिपेंड ऑन ऑटोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप पे डिपेंड करता है फूड के लिए। एंड सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड एनिमल्स या फिर डेड रिमेन्स पे डिपेंड करता है, मतलब कोई ऑर्गेनिज्म अगर मर जाता है तो उसके बाद जो बचता है उसको खाने वाले ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक। ओके, तो तीन बेसिस था, सेल स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो सेल स्ट्रक्चर में मैंने बताया प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। तो व्हाट इज प्रोकैरियोटिक? प्रोकैरियोटिक मींस न्यूक्लियस लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ओके, एंड यूकैरियोटिक मींस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। आपने अगर सेल वाला चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि एक सेल होता है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। ओके, न्यूक्लियस के अराउंड एक, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होता है, ठीक है। ये सेल है, ये सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड भी एक मेम्ब्रेन होता है जिसका नाम हम लोग देते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के प्रेजेंस या एब्सेंस में, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर है या तो नहीं है, अगर है तो क्या बोलेंगे, यस, चलो ऐसा उल्टा नहीं लिखते, नहीं है या फिर है, ठीक है। अगर नहीं है तो क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक, वहां पे लिखा है, और अगर होगा तो यूकैरियोटिक, ठीक है, याद रहेगा। तो वैसा, तो इसमें से ये हो गया। और सेल का स्ट्रक्चर तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के कह सकते हैं। और उसमें अगर देखें हम लोग तो सेल दो तरह का हो सकता है, एक तो यूनिसेल्युलर, एक तो मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर मतलब एक सेल, पूरा बॉडी सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ है, एंड मल्टीसेल्युलर मींस एक से ज्यादा, ठीक है। तो ये अलग अलग क्राइटेरिया भी देखा गया। तो देखो, हाँ, ये था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ R.H. विटेकर। ओके, अभी हम लोग एक किंगडम को अच्छे से देखते चलते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट किंगडम। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। तो सबसे पहला किंगडम हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। आप नोट्स बनाते चलो इसके साथ साथ, तो आपको बेटर पड़ेगा। तो फर्स्ट किंगडम हमारा है किंगडम मोनेरा। ओके, चलो, तो ये स्टार्ट करने से पहले अभी आपको ये 5 किंगडम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा,
तीसरा कौन सा था, फंगाई। फोर्थ और फिफ्थ तो जानते हो, प्लांट एंड एनिमेलिया, वो ठीक है। लेकिन अभी ये तीनों को सीक्वेंस में याद रखना इंपॉर्टेंट है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई। तो इसको याद कैसे रखेंगे, देखते हैं। आपने टीवी में ये सब सुना होगा, म्यूचुअल फंड नाम सुना है ना, म्यूचुअल फंड सुना है, सबने सुना होगा। तो म्यूचुअल फंड का एम और फंड्स का एफ, और फंड से तो फंगस भी आता है, याद हो जाएगा। तो म्यूचुअल फंड, तो ये 1 और ये 3, तो म्यूचुअल फंड्स, एम से म्यूचुअल, एम से क्या आएगा, मोनेरा, ठीक है। एफ से फंड्स, तो एफ से क्या आएगा, फंगाई। लेकिन ये नंबर 3 है, ये नंबर 1 है, तो बचा क्या, नंबर 2। नंबर 2 कौन सा है, प्रोटिस्टा। तो इसको कैसे याद रखेंगे, तो अपने पापा इन्वेस्ट करते हैं, अगर इन्वेस्ट करते होंगे तो मोस्टली अपने पापा इन्वेस्ट करते हैं उसमें, म्यूचुअल फंड में मनी। तो कैसे याद रखना है, पी से पापा, पी से प्रोटिस्टा, ठीक है। थोड़ा फनी है लेकिन ठीक है, याद रख लो। म्यूचुअल फंड्स, तो एम से मोनेरा, एफ से फंगस, इसको 1 और 3 बोल देंगे। तो बीच में क्या आता है, पापा, मतलब पापा इन्वेस्ट करते हैं इसमें, तो प्रोटिस्टा। तो इस तरह से फनी वे में आप लोग इसको याद रख सकते। तो ये तो हो गया ऐसे थोड़ी सी फन की बात, लेकिन आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो देखते हैं कि मोनेरा में होता क्या है, मतलब एग्जैक्टली कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं। तो यहां पर मैं लिखता हूं यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक है एंड यूनिसेल्युलर है, मतलब एक ही सेल होता है उसके बॉडी में, एंड दे आर प्रोकैरियोटिक इन नेचर। मतलब क्या कि दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, ओके। तो न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स होता है। और मोस्टली इसमें क्या पाए जाते हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे, और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या इसके, या तो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है या तो हेटेरोट्रॉफिक हो सकता है, ठीक है। ये कैसे होता है, माइक्रोस्कोपिक मतलब, या फिर ऐसे लिखते हैं वेरी स्मॉल, दे आर वेरी स्मॉल, ओके। ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दे आर यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट, मतलब सिंगल सेल वाले होते हैं, प्रोकैरियोटिक नेचर के होते हैं, ओके। वेरी स्मॉल, बहुत स्मॉल साइज के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक हेटेरोट्रॉफिक कुछ भी हो सकते हैं। एंड मोस्टली क्या इंक्लूड होता है, मोस्टली बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी किसमें आता है, किंगडम मोनेरा में, याद रहेगा ना। तो ये 3 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। क्या, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर है एक सेल वाले, और प्रोकैरियोटिक इन नेचर, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, ऑटोट्रॉफिक या फिर हेटेरोट्रॉफिक है, वेरी स्मॉल है, एंड मोस्टली बैक्टीरिया ही आते हैं इसमें, ओके। और अभी बैक्टीरिया के बारे में अगर देखना है, तो बैक्टीरिया के टाइप्स होते हैं ऑन बेसिस ऑफ शेप, ओके। ऑन बेसिस ऑफ शेप बैक्टीरिया के हम लोग कितने टाइप देखेंगे, 4 टाइप। तो पहला तो होता है कॉकस मीन्स राउंड शेप। दूसरा होता है स्पाइरिला मीन्स ऐसा स्पाइरल शेप। तीसरा बेसिलस मतलब रॉड शेप का होता है, रॉड कैसा, सिलिंड्रिकल होता है वैसा। एंड फोर्थ कौन सा होता है, विब्रियो मीन्स ऐसा कॉमा शेप बोलते हैं इसको, ऐसा। कॉमा कैसे दिखता है, इंग्लिश वाला कॉमा है ना, कोमा में नहीं जाना है, कॉमा, ठीक है। तो ऑन बेसिस ऑफ शेप 4 टाइप का होता है, ठीक है। कॉकस, स्पाइरिला, बैसिलस, विब्रियो। एग्जांपल याद मत रखना, बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो बैक्टीरिया, अभी हम लोग बैक्टीरिया के जैसे ही नाम सुने, तो आजकल तो बहुत एड वगैरह भी आता है इसका, लाइफ बॉय, डेटॉल, बैक्टीरिया और वायरस को हटाए, ये वो है ना। तो बैक्टीरिया सुन के सब डर जाते हैं, लेकिन बैक्टीरिया जो है, कुछ बैक्टीरिया जो है वो यूजफुल भी बहुत होता है ना, यूजफुल बैक्टीरिया, एंड कुछ होता है वो हार्मफुल भी होता है। तो कुछ यूजफुल बैक्टीरिया देखेंगे हम लोग, एंड कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया देखेंगे। तो पहले यूजफुल बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस। अब लैक्टोबैसिलस मींस लैक्टो शब्द कहां से आता है? लैक्टिक एसिड से, है ना। लैक्टिक एसिड मतलब खट्टा जो लगता है, जो दूध में होता है, कर्ड में होता है। तो क्या होता है? लैक्टोबैसिलस इज यूज्ड टू मेक कर्ड, दही जिसको हम लोग बोलते हैं ना, दही। दही बनाने में लैक्टोबैसिलस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो जैसे ये बैसिलस, तो देख रहे हो बैसिलस नाम आ गया। तो कर्ड या फिर दही, दही जिससे छाछ बनती है, बटर मिल्क व्हाट यू से इन हिंदी, सॉरी इन इंग्लिश, और लस्सी व्हाट यू कैन से, ओके। सो यो कर्ड वगैरह बनाने में काम आता है। फिर सेकंड बैक्टीरिया इज राइजोबियम। राइजोबियम कहां पर होता है? लेग्यूमिनस प्लांट के रूट्स में। लेग्यूमिनस प्लांट्स, ओके, इन रूट्स। मतलब लेग्यूमिनस प्लांट एक वैरायटी ऑफ प्लांट है, उसके रूट्स के अंदर कौन रहता है? ये बैक्टीरिया। अब उसका ये क्यों रहता है वहां पे? क्या करेगा कि सॉइल के अंदर से नाइट्रोजन जो है, द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, द बैक्टीरिया विल टेक इट एंड गिव इट टू द रूट्स, ठीक है। रूट्स को नाइट्रोजन चाहिए लेकिन वो ले नहीं पा रहा है सॉइल से, तो रूट के ऊपर आके ये बैक्टीरिया बैठता है, सॉइल से बैक्टीरिया रूट नाइट्रोजन ले लेता है और वो किसको दे देता है? रूट्स को दे देता है। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया भी यूजफुल है। तीसरा, एंटीबायोटिक्स बनाने में। एंटीबायोटिक्स मतलब दवाइयां। तो कुछ कुछ बैक्टीरिया दवाइयां बनाने के भी काम आती है। एंड फोर्थ लिख सकते हैं हम लोग बायोगैस प्लांट, है ना। बायोगैस प्लांट में क्या होता है? गैस प्रोड्यूस होता है जिससे हम लोग कुकिंग और अदर यूजेस के लिए वो गैस यूज कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होता है? तो जो वेस्ट मटेरियल होता है उसपे बैक्टीरिया को कल्चर करके या फिर बैक्टीरिया उस वेस्ट मटेरियल में यूज करके क्या होता है? बैक्टीरिया उस वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करता है, मतलब तोड़ते रहता है। उससे क्या प्रोड्यूस होता है? गैस प्रोड्यूस होता है ना। काउडंग जिसको हम लोग ने सुना होगा, तो काउडंग में भी बैक्टीरिया होता है। तो उस काउडंग को डिकम्पोज करके फिर गैस बनाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस, ठीक है। और फ्यूल्स बनाने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है। तो ये तो हो गए कुछ यूजफुल। अब हार्मफुल क्या है? जैसे डिजीज कॉजिंग, है ना, डिजीज कॉजिंग। कौन से? जैसे ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाला, टीबी जिसको हम लोग बोलते हैं, टीबी हो गया इंसान को, है ना। तो ट्यूबरकुलोसिस कौन कॉज करता है? एक बैक्टीरिया है जिसका नाम क्या है? यस, ठीक है। और निमोनिया, चलो साथ में बता देंगे, नाम सबका साथ में लिखते हैं, ठीक है, लिख देते हैं, इसको रेड से लिखते हैं, बैक्टीरिया का लास्ट में कोई नहीं। तो ट्यूबरकुलोसिस कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। दूसरा, निमोनिया कॉज करने वाला। तो निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। क्या है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिये। और तीसरा एक और लिखते हैं, चलो, यस, टाइफॉइड। टाइफॉइड कौन कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। और एक लिखते हैं और एक, ठीक है, चलो लिखते हैं, कॉलेरा। कॉलेरा कौन कॉज करता है? विब्रियो कॉलेरे। तो दीज वर द हार्मफुल थिंग्स ऑफ बैक्टीरिया, ओके। यूजफुल मतलब जो हमारे डेली लाइफ में यूज होगा, और हार्मफुल मतलब जो ह्यूमन या फिर जो के एंटायर यूनिवर्स को हार्मफुल है। जैसे ये बैक्टीरिया कुछ है वो डिसीज कॉज करते हैं। यहाँ पर कुछ मैंने यूजफुल बैक्टीरिया लिखे, जैसे राइजोबियम हो गया, फिर लैक्टोबैसिलस हो गया, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में अलग अलग आ सकता है। बायोगैस में भी, बायोगैस में मैं लिख देता हूं चाहिए तो, मिथेनोबैक्टीरिया, मिथेनोबैक्टीरिया,
बैक्टीरिया। ठीक है, आपको नहीं याद रखना है, नहीं याद रखा फिर भी चलेगा। ओके, तो ये जो बैक्टीरिया के नाम है, ये जो रेड से मैंने लिखा है वो बैक्टीरिया से नाम। तो दिस वाज ऑल अबाउट बैक्टीरिया। ओके, तो किंगडम मोनेरा में हम लोग बेसिकली इसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स व्हिच एंड मोस्टली क्या आता है इसमें, बैक्टीरिया आता है, कुछ यूजफुल कुछ हार्मफुल, ये हमने यहाँ पर देख लिया। मूविंग फर्दर, आगे देखते हैं नेक्स्ट किंगडम जिसका नाम क्या है, बताया था म्यूचुअल फंड मींस एमएफ। तो 1-3, तो 1 क्या था मोनेरा, 3 क्या था फंगाई, तो 2 बीच का, तो पापा खरीदते म्यूचुअल फंड ऐसे बताया था। तो सेकंड वाला क्या है, किंगडम प्रोटिस्टा। तो किंगडम प्रोटिस्टा में कैसे ऑर्गेनिज्म पाएंगे, यूनिसेल्युलर, ठीक है, सेल्युलर पर कैसे होंगे, यूकैरियोट्स है तो यूनिसेल्युलर, लेकिन होंगे कैसे, यूकैरियोट्स। ठीक है, और इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल या फिर एग्जांपल क्या क्या लिखेंगे हम लोग, अमीबा, पैरामीशियम। अभी यूकैरियोट्स मतलब क्या, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस मींस द न्यूक्लियस हैज द कवरिंग ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके, अमीबा देखेंगे, फिर और क्या देखेंगे, पैरामीशियम देखेंगे, यूग्लिना देखेंगे, है ना। तो ये था एग्जांपल किसका, किंगडम प्रोटिस्टा का। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, अमीबा। अमीबा के बारे में हम लोग थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो अमीबा कैसा ऑर्गेनिज्म है, इरेग्युलर, है ना। इरेग्युलर मतलब क्या, कोई भी शेप का हो सकता है, ऐसा कुछ भी शेप ले लेता है, कभी ऐसा हो जाएगा, कभी ऐसा हो जाएगा, तो रैंडम शेप, इट इज इरेग्युलर। ठीक है, इट इज सीन इन वाटर, डैम वाटर, फिर शेडी प्लेसेस एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सब जगह पर ये अमीबा पाया जाता है और इरेग्युलर शेप का होता है काफी, और बीच में क्या होता है इसके, न्यूक्लियस, है ना, न्यूक्लियस होता है। तो और कुछ देखेंगे इसके बारे में, जैसे इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम क्या है, स्यूडोपोडिया। नाउ व्हाट इज स्यूडोपोडिया, व्हाट इज स्यूडोपोडिया, देखो स्यूडो मतलब क्या होता है और पोडिया मतलब क्या होता है। तो स्यूडो मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया मतलब फीट, फीट मतलब पैर। तो पैर का काम क्या होता है, हम पैर से क्या करते हैं, हम पैर से उड़ते हैं क्या, नहीं, हम पैर से चलते हैं ना। मतलब हमें, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूं और मुझे वो उस तरफ जाना है, तो मैं पैर से ऐसे चल के आ गया यहाँ पे, है ना। मुझे वहां जाना है तो मैं पैर से चल के आ गया यहाँ पे। तो फीट हेल्प्स इन मूवमेंट, मतलब टू मूव इन डिजायर्ड डायरेक्शन फीट इज यूज्ड। ठीक है, एंड फॉल्स मतलब क्या, जैसे ट्रू और फॉल्स करते हैं ना हम लोग, ट्रू मतलब सच, फॉल्स मतलब झूठ। तो स्यूडोपोडिया मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सीन इन अमीबा व्हिच आर फॉल्स फीट, मतलब वो पैर जैसे दिखता है, मतलब फीट जैसे दिखता है। ठीक है, या फिर फीट जैसा उसका काम है, बट एग्जैक्टली फीट है क्या वो, नहीं। फीट जैसा काम मतलब क्या, फीट हेल्प्स इन मूवमेंट। तो स्यूडोपोडिया का फंक्शन क्या होगा, स्यूडोपोडिया का फंक्शन है अमीबॉइड मूवमेंट्स। अमीबॉइड मूवमेंट्स मतलब अमीबा का मूवमेंट, है ना। स्यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है इन अमीबा, और उसका फंक्शन क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट्स, मतलब टू मूव द अमीबा इन डिजायर्ड डायरेक्शंस। ओके, ये हो गया उसके बारे में। तो और 4 चीजें देखेंगे हम लोग अमीबा के बारे में। तो कौन सी 4 चीजें देखेंगे, तो फर्स्ट होगा उसका न्यूट्रिशन, ठीक है। सेकंड होगा उसका रेस्पिरेशन, थर्ड होगा उसका एक्सक्रीशन, इसको नीचे लिखते हैं,
फोर्थ होगा उसका रिप्रोडक्शन। काफी शॉर्ट में देखेंगे, ठीक है, इजी है, सिंपल है, कुछ ज्यादा ये नहीं है। न्यूट्रिशन मतलब क्या, जैसे फूड मटेरियल आया तो अमीबा उसको अपने स्यूडोपोडिया की मदद से क्या करता है, ये फूड मटेरियल को ऐसे सराउंड कर लेता है ना, मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। मतलब पूरी तरह से इसको घेर लेता है, किसकी मदद से, स्यूडोपोडिया की मदद से। मींस विद द हेल्प ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट्स एंड स्यूडोपोडिया, अमीबा engulfs the food material मतलब अंदर ले लेता है by surrounding it and then taking it, है ना, इसको सराउंड करके फिर इसको ऐसा अंदर ले लेगा, तो इस तरह से अपना न्यूट्रिशन कंज्यूम करता है, ठीक है। और रेस्पिरेशन कैसे होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब ये बॉडी है उसका, तो यहां से गैस बाहर जाएगा, यहां से अंदर आएगा। जैसे हम लोग के पास सांस लेने के लिए नाक है ना, नोज, वी यूज नोज, ट्रेकिया, लंग्स, डायाफ्राम एक्सेट्रा, तो ये सारा स्ट्रक्चर रेस्पिरेशन में यूज होता है, लेकिन उसमें है क्या कुछ ऐसा नहीं। क्या करेगा, सीधा डिफ्यूजन ऑफ गैस, डिफ्यूजन मतलब मूवमेंट ऑफ गैस, मतलब इसके अंदर का जो गैस है वो बाहर जाएगा और बाहर से गैस अंदर आएगा, अंदर का गैस बाहर जाएगा, बाहर से गैस अंदर आएगा, बस इतना सिंपल, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूजन ऑफ गैस, ओके। एक्सक्रीशन में क्या करेगा वो, इट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल सैक, ओके, इट विल प्रोड्यूस अ स्मॉल सैक, जिसके कारण, स्मॉल सैक मतलब एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसमें वो अपना वेस्ट मटेरियल डाल देगा, और वो जो छोटा सा वेस्ट मटेरियल है, छोटा सा, जैसे ये बैक्टीरिया, ये अपना अमीबा है, ठीक है, तो इसका वेस्ट मटेरियल यहाँ पे डाल दिया, तो इतना वाला पार्ट इसको निकाल दिया जाएगा, मतलब ये सैक बन के निकल जाएगा बाहर, और ये अमीबा वापस से अपने स्ट्रक्चर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट, ये जो वेस्ट मटेरियल है, इसको सैक के फॉर्म में निकाल दिया गया है, तो प्रोड्यूसेस अ स्मॉल सैक इन विच वेस्ट मटेरियल इज waste is stored and removed, okay। रिप्रोडक्शन के दो टाइप है, एक होता है बाइनरी फिशन, एक होता है मल्टीपल फिशन। मतलब क्या, जैसे ये मान लो अमीबा है, तो ये मान लो ऐसा दूसरा अमीबा है ना, बीच में न्यूक्लियस। बाइनरी फिशन मतलब दो पार्ट में डिवाइड, फिशन मतलब ब्रेक डाउन एंड बाइनरी मींस टू, तो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, फिर ये वाला पार्ट जाके ऐसे नए अमीबा में ग्रो हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी जाके ऐसे नए अमीबा में ग्रो हो जाएगा, ठीक है। मल्टीपल फिशन में क्या होता है, बहुत बार ब्रेक डाउन होता है, है ना, तो हर एक इंडिविजुअल पार्ट नए अमीबा में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन। तो दिस वाज अबाउट रिप्रोडक्शन, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन को और थोड़ा अच्छे से समझना है तो बाइनरी फिशन तो बहुत सिंपल है, लेकिन मल्टीपल फिशन में कैसा होता है पता है क्या, देखो थोड़ा और इसको डिटेल में देखते हैं। मल्टीपल फिशन, ठीक है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है ऐसा, सॉरी नॉट बैक्टीरिया, क्या है ये, अमीबा है, ठीक है। तो जब फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलेगा या फिर जब उसको रिप्रोड्यूस करना है तो क्या करेगा, उसके अराउंड देखो छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर का नाम है सिस्ट, क्या नाम है, सिस्ट। तो जब क्या होता है, ये न्यूक्लियस जो है वो भी फिर टूट के दो बन जाता है, ठीक है, टूट के कितना बन जाएगा, दो, या फिर मल्टीपल स्ट्रक्चर बन जाएगा, जैसे मान लो और बन जाए, तो एक न्यूक्लियस से बहुत सारे न्यूक्लियस बनने लगेंगे, फिर ये न्यूक्लियस यहां माइग्रेट कर जाएगा, है ना, तो ये न्यूक्लियस यहां माइग्रेट करेगा, तो इतना वाला पार्ट टूट के बना दिया नया अमीबा, ऐसा। फिर ये जो पार्ट बचा इसमें से इतना पार्ट टूट के ये इसने बना दिया
ऐसा नया अमीबा, फिर इसने बना दिया नया अमीबा। तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स एन अमीबा इज ब्रेकिंग डाउन, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपल फिशन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। क्या देखा हम लोग ने उसमें? यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स होता है, ठीक है। एग्जांपल क्या है? अमीबा, यूग्लिना। अभी यूग्लिना आपको याद होगा टू किंगडम क्लासिफिकेशन में वो मिस्टेक में आया था। क्यों? क्योंकि यूग्लिना को एनिमल्स में रखा था, लेकिन उसमें प्लांट जैसा कैरेक्टरिस्टिक जो कि है क्लोरोफिल, वो भी पाया गया है ना। आई टोल्ड यू अर्लियर। सो दिस वाज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। सो मूविंग फर्दर, ओके, तो थर्ड किंगडम हम लोग यहां पर देखेंगे। कौन सा? किंगडम फंगाई। यस, तो किंगडम फंगाई का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये भी यूनिसेल्युलर है, ये भी यूकैरियोटिक है। क्या यूकैरियोटिक? क्या आगे भी कुछ था क्या? नहीं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है तो यूकैरियोटिक है। और ये यूनिसेल्युलर है क्या? नहीं, यूनिसेल्युलर नहीं है। ये कैसा होता है? मल्टीसेल्युलर। याद रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज मल्टीसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक। It is made up of, okay, and it is heterotropic in nature. मतलब it depends on the autotrophs for their food material. Okay, it is heterotropic या फिर sometimes saprophytic भी हो सकता है, मतलब डेड पे डिपेंड करने वाला। ओके, या एंड और क्या लिख सकते हैं हम लोग? और क्या लिख सकते हैं? It is its body is made up of thread-like structure क्या बोलते हैं उसको? थ्रेड-like स्ट्रक्चर का नाम क्या है? हाइफे। Its body is made up of thread-like structure called हाइफे। ऐसे थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। जब बहुत सारे हाइफे, when group of hyphae come together, group of hyphae, जब बहुत सारे ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर एक साथ आ जाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं माइसीलियम, ठीक है। माइसीलियम इज ग्रुप ऑफ हाइफे कमिंग टुगेदर, तो और ग्रुप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कमिंग टुगेदर। तो ये हो गया बॉडी स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब कुछ फंगाई होते हैं जो ऐसे सैक फॉर्म में होते हैं, तो उसको हम लोग सैक फंगाई बोलते हैं, ठीक है। कुछ होता है क्लब, मतलब एक साथ क्लब के फॉर्म में रहता है, मतलब झुंड बना के रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसको क्लब फंगाई बोलते हैं। जैसे मशरूम हो गया, है ना। तो ये था बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंगाई। अभी हम लोग ब्रेड मोल्ड के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। ब्रेड मोल्ड मतलब एक ऐसा फंगाई जो किसके ऊपर आता है? ब्रेड के ऊपर। ब्रेड के ऊपर भी फंगस डेवलप हो जाता है थोड़ी दिन बाद उसको रखने पे, तो उसको हम लोग देखते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। लेकिन अगर रियल में नाम देखने जाए तो वो क्या नाम है उसका? राइजोपस। क्या नाम है? ठीक है, ऐसा कुछ होता है उसका बॉडी स्ट्रक्चर। मशरूम नहीं है, ठीक है, यह है राइजोपस। तो इसमें होता है जो दिख रहा है तुम लोग को, ये है स्पोर्स, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पोरेंजियोस्पोर। मतलब इसके अंदर स्पोर्स डेवलप होता है, मतलब स्पोर्स आर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मतलब छोटे छोटे स्पोर्स डेवलप होते हैं। जब ये ऐसे फूट जाएगा तो यहाँ से स्पोर्स बाहर निकलेगा और नीचे गिरेगा और उससे नया फंगस डेवलप होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ब्रेड मोल्ड का, ठीक है। ब्रेड मोल्ड इज राइजोपस विच डेवलप्स ऑन ब्रेड, एंड ये जो स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये है हाइफे। क्या है इसका नाम? हाइफे। इसको अच्छे से दिखा देते हैं।
नाम है हाइफी। तो दिस वाज ऑल अबाउट द हाइफी। इसको इरेज कर देते हैं अभी। दिस वाज अबाउट द फंगस। तो कुछ फंगस ऐसे हैं जो बहुत यूजफुल होते हैं और कुछ फंगस ऐसे हैं जो हार्मफुल होते हैं। तो यूजफुल फंगसेस कौन कौन से हैं? पहला यीस्ट। यीस्ट क्या बनाने में काम आता है? यीस्ट क्या करता है? यीस्ट प्रोड्यूस करता है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन नाम सुना है? फर्मेंटेशन इज अ टाइप ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? एनारोबिक रेस्पिरेशन। आपको आएगा 8th स्टैंडर्ड में आएगा, ठीक है। एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ऑक्सीजन के एब्सेंस में किया हुआ रेस्पिरेशन, ठीक है। जैसे इडली डोसा वगैरह हम लोग बनाते हैं तो वो एक प्रोसेस से बनते हैं जिसका नाम है फर्मेंटेशन। तो उस प्रोसेस में क्या होता है? एक गैस प्रोड्यूस होता है जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आपने देखा होगा इडली या डोसा बनाते हुए वो रात भर ऐसा फूल जाता है ना। वो क्यों फूलता है? क्योंकि उसमें क्या डाला जाए, उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड, एक गैस प्रोड्यूस हुआ है। तो वो यीस्ट जो एक फंगस है वो फर्मेंटेशन से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है एंड इडली एंड डोसा बनाने में काम आता है, ठीक है। एंड दूसरा तो ये पेनिसिलियम दूसरा है। एंटीबायोटिक बनाया था, मैंने आपको बताया था, है ना। एक एंटीबायोटिक बनाया था सबसे पहले पेनिसिलियम नाम का, तो वो भी एक फंगस से बनाया था, मतलब फंगस को यूज करके बनाया है, ठीक है। तो ये दो आप यूजफुल चीजें फंगस की याद रख सकते हो। और एक और यूजफुल याद रखना है तो मशरूम। कुछ लोग मशरूम का एज अ फूड मटेरियल भी यूज करते हैं ना, कुछ लोग मशरूम खाते भी है, तो मशरूम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फंगस, ठीक है। सारे फंगस बुरे होते हैं ऐसा नहीं। एंड हार्मफुल ब्रेड मोल्ड, है ना। ब्रेड मोल्ड मतलब अ फंगस दैट डेवलप्स ऑन द ब्रेड। ब्रेड के ऊपर डेवलप होता है वो फंगस। सेकेंड, दूसरा क्या होगा? वीट रस्ट। मतलब ये वो वाला रस्ट नहीं है जो जंग हम लोग बोलते हैं, वो नहीं है। वीट मतलब क्या होता है? गेहूं की खेत में अगर आप देखोगे तो उसके जो दाने होते हैं गेहूं के, या फिर जब वीट का प्लांट होता है तो उसके ऊपर कभी कभी फंगस अटैक कर देता है। फंगस समटाइम्स अटैक्स द वीट प्लांट एंड डिस्ट्रॉयज इट्स यूटिलिटी, है ना। मतलब उस वीट को हम लोग बाद में यूज नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं यूज कर पाएंगे? क्योंकि वो जो वीट है वो एडिबल नहीं होगा, खाने लायक नहीं होगा। उसको अगर खा लिया तो हम लोग को अलग अलग डिसीज हो सकते हैं, जैसे। और वीट रस्ट कॉज करने वाला, रस्ट मतलब बेसिकली डॉट 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 स्ट्रक्चर आ जाता है वीट प्लांट के ऊपर, विच इज हार्मफुल फॉर द प्लांट एंड द वन दैट यूजेस इट। सो पक्सीनिया नाम का एक फंगस होता है, ठीक है, वो कॉज करेगा। स्मट्स भी बेसिकली रस्ट जैसा ही है, और उसको कॉज करने वाला फंगस कौन सा है? यूस्टिलाई। क्या नाम है? यूस्टिलाई। तो ये हो गया। और कुछ जैसे आपने वो इजगढ़ का एड देखा होगा, ऐसा दाद खाज खुजली वाला, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रिंगवर्म। तो रिंगवर्म इज बेसिकली फंगल इन्फेक्शन, जो हम लोग बोलते हैं ना कि दाद खाज खुजली वो सब। तो व्हाट इज दैट? इट इज अ फंगल इन्फेक्शन स्किन के ऊपर। जब मॉइस्ट स्किन, अब फंगस कहां ग्रो होता है? सबसे ज्यादा गीली चीजों पे, मतलब मॉइस्ट चीजों पे फंगस बहुत जल्दी ग्रो होता है, इसलिए बारिश में फंगस बहुत जल्दी ग्रो होता है। काफी हम लोग को बोला जाता है कि गीले कपड़े ना पहने, क्योंकि उससे फंगल इन्फेक्शन हो सकता है ना। तो फंगल इन्फेक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं रिंगवर्म, है ना। रिंगवर्म कौन कॉज करेगा? ट्राइकोडर्मा बेसिकली, ठीक है। ट्राइकोडर्मा एक स्पीशीज होता है। डर्मा आ गया, मतलब डर्मा मीन स्किन को इन्फेक्ट करने वाला, तो उसको हम लोग रिंगवर्म बोलते हैं।
तो ये तो था हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द फंगस। सो ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फंगस। ओके, तो 3 यहाँ पर किंगडम खत्म हो गए हमारे, बचे कौन से 2 किंगडम, कौन सा, प्लांटे एंड एनिमेलिया। ये तो बहुत सिंपल है ना। अब प्लांटे मतलब क्या होगा, फोटोसिंथेसिस करता होगा, क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस होगा मल्टी सेल्यूलर ही। एंड एग्जांपल्स तो आप जानते हो, प्लांट्स के एग्जांपल लिख दो सारे, क्या है ना। एनिमलिया, एनिमल्स के एग्जांपल लिख दो सारे, ह्यूमंस, लायन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट, माउस, ये वो, हॉर्स, कैट, डॉग, सब लिख दो। और पता ही है फोटोसिंथेसिस करेगा क्या, इंसान या फिर एनिमल्स, नहीं, तो नो फोटोसिंथेसिस। तो ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो ये क्या रहेगा, ऑटोट्रॉपिक। हम लोग ऑटोट्रॉपिक है नहीं, हम लोग कैसे, क्या क्या हो सकते हैं, हेट्रोट्रॉपिक हो सकते हैं, है ना, कार्निवोर हो सकते हैं, हर्बीवोर हो सकते हैं, तो ये सब होता है। देखेंगे प्लांट्स एनिमल्स का अलग से देखना है क्लासिफिकेशन। तो वी हैव कंप्लीटेड 5 किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर.एच. विंटेकर। ठीक है, तो अच्छे से देखना, अच्छे से वीडियो देखना, नोट्स बनाना, प्रॉपरली टेक्स्ट बुक पढ़ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो देखना है पूरा, उससे नोट्स बनाना है, मैंने क्या क्या लिखा है नोट डाउन करना है। फिर ये जो नोट बनाना है उसको एक बार 5-10 मिनट में फटाक से पढ़ लेना है, बहुत ही इजीली हो जाएगा। ठीक है, फटाफट पढ़ लेना, फिर ये जितना पढ़ा है वो उसको टेक्स्ट बुक में से पढ़ना, देखना आपको पूरा का पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, हम लोग मैं यहाँ पर क्या पढ़ा रहा हूँ, जो बुक में डिफिकल्ट वाला पार्ट है ना, सारा बुक का ही कंटेंट है, लेकिन बुक का डिफिकल्ट वाला पार्ट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। जैसे, और इसको एकदम शॉर्ट वे में, जैसे बुक में ऐसा लिखा हुआ है क्या, हार्मफुल ये प्लांट में ये नहीं, पूरा डिस्क्राइब किया हुआ है। तो आप पहले वीडियो देखो, ये बनाओ, टेक्स्ट बुक पढ़ो, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, बचा हुआ नेक्स्ट पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।